हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ एनटीएससी स्टेज 2 क्रैश कोर्स, जिसका नाम है सेल, जो कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज वेल एज इजी चैप्टर है, प्लस बेसिक है बायोलॉजी का। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक थ्योरी के साथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखो जल्दी जल्दी चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमें आज में सेल कंप्लीट करना है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं हम उसको देखेंगे। चलो सो सेल जो है बेसिक आप लोगों को पता है, मैं हिस्ट्री नहीं बता रही, सेल से रिलेटेड जो भी है वो अपन ने पढ़ रखी है। अब हमें पता है सेल के बेसिस के पे अगर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या तो सेल कह लो या ऑर्गेनिज्म बोलो। तो एक होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, देखो प्रो वर्ड का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, और कैरियोटिक मतलब कैरी ऑन, और कैरी ऑन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसका अगर प्रोकैरियोटिक वर्ड का तुम मतलब समझो तो उसका मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से बनने से पहले की सेल, न्यूक्लियस बना नहीं उससे पहले की सेल। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ये ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और कोई नहीं, हमेशा फिक्स से तुम याद रख लो, जितने भी बैक्टीरिया सिर्फ वही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और बैक्टीरिया कौन सी कैटेगरी में आते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। तो तुम मान सकते हो कि जो किंगडम मोनेरा है अकेला वो ही ऐसा किंगडम है जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लेता है अपने अंदर, उसके अंदर मतलब कैटेगराइज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस तो है नहीं, तो क्या जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, तो जेनेटिक मटेरियल तो होगा। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो जेनेटिक मटेरियल तो होगा, बट इसका जेनेटिक मटेरियल ना ऐसे स्कैटर्ड होगा, ऐसे बिखरा रहेगा, यानी कि साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा बिखरा रहेगा इसका जेनेटिक मटेरियल। तो ये दिख रहा है आपको इसका जेनेटिक मटेरियल, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसको अपन बोल लेते हैं जीनोफोर, ठीक है, इतना बात समझ आई हमें। अब अपन आते हैं इधर की साइड, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की साइड। यूकैरियोटिक का मतलब ही होता है वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, यानी कि जो भी सेल है उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एकदम प्रॉपरली दिख रहे हैं तुम्हें कि ये साइटोप्लाज्म है और एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दे रखा है न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस है प्रॉपरली, इसी के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होगा, तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल हमेशा किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो इस टाइप की सेल को हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल, और डेफिनेटली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में यही होता है। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं, देखो सारे ही आ जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो सिवाय किंगडम मोनेरा के बाकी सारे किंगडम इसमें आ जाते हैं। कौन कौन से आगे देखो, प्रोटिस्टा इसके अंदर आ गया है ना, फंजाई इसके अंदर आ गया, फिर अपने एनिमल्स इसमें आ गए, अपने प्लांट्स इसमें आ गए, यानी कि एक तरीके से हम बात करें बैक्टीरिया को हटा के बाकी सारे यूकैरियोटिक की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन। अब आते हैं अपन कुछ बेसिक फीचर्स पे, यानी कि जो पहला पॉइंट है उसके अपार्ट क्या डिफरेंस है। तो पहला तो अपन ने देख लिया कि यहाँ पर कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हियर, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, पहला डिफरेंस। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो तुम समझ सकते हो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे कंपैरेटिवली, इनके तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कि इनके कंपैरिजन में यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जनरली अपन ने देखा कि भाई जितने प्रोकैरियोटिक होते हैं वो यूनिसेल्युलर ही होते हैं, एक ही सेल के बने हुए होते हैं। बट यूकैरियोटिक में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनी भी होते हैं, मल्टी भी होते हैं, कुछ यूनी होते हैं और मल्टी भी होते हैं कुछ, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आओ इधर, न्यूक्लियस ही नहीं है ना, बिल्कुल ही, मतलब ऐसा है कि जमीन मतलब एक घर है, घर में कोई ना रूम्स नहीं है, ऐसा घर है, और यहाँ वाला जो घर है वो प्रॉपर रूम्स बने हुए हैं, डाइनिंग रूम, बेडरूम, ये सारे रूम ऐसे बने हुए हैं प्रॉपरली। तो यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर मतलब ना कंपार्टमेंट्स हैं। इन शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स होंगे तो वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स, देयर आर नो सेल ऑर्गेनल्स, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सबको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, सबको ही प्रोटीन की जरूरत पड़ती है।
तो एक इकलौता जो सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में है वो है राइबोसोम्स। क्या है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यहाँ पे भी है एंड ये अकेला ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी है। अब एक और बात समझ लो, यहाँ पे राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S, यानी कि यही देख लो दो टाइप के होते हैं। 80S वाला जो होता है ये ऐसा दो ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, दो यूनिट्स होती है, एक होती है स्मॉल यूनिट और एक होती है लार्ज यूनिट। सिमिलरली ये भी दो यूनिट्स का बना होता है, एक होती है स्मॉल यूनिट और एक होती है लार्ज यूनिट। द ओनली डिफरेंसेस इनकी स्मॉल एंड लार्ज यूनिट का नंबर डिफरेंट था, मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो कि यूनिट्स की कैटेगरी डिफरेंट है। जैसे कि 70S में अगर मैं बात करूं तो जो यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं 30S एंड 50S, ठीक है। और इधर यूकैरियोटिक में जो यूनिट्स होती हैं छोटी वाली होती है 40S, बड़ी वाली होती है 60S। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वो हमेशा 70S वाला ही होता है, समझ गए बात। उसी के ऑपोजिट जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो राइबोसोम होता है, ध्यान से सुनना ये वाले टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स है तो भाई अगर यूकैरियोटिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा जो कि एक सेल ऑर्गेनल है ना, और क्लोरोप्लास्ट भी होगा, ठीक है। तो बात इतनी याद रखनी है तुम लोगों को कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम है 70S वाला, ठीक है। और यहाँ पे इसकी साइटोप्लाज्म में कौन सा है 80S वाला, ठीक है। ये जो बातें मैं बता रही हूँ डेफिनेटली तुमने सेल चैप्टर पढ़ रखा है, तो मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हैं उन्हीं को अपन यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है। चलो आगे चलो। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मेन अपन ने देख लिया। फिर एक याद रख लो, एक एग्जाम्पल, आप अपन को एग्जाम्पल याद रख लेने। बैक्टीरिया सारे इसी कैटेगरी में आएंगे, यानी कि किंगडम मोनेरा इस कैटेगरी में आएगा। इधर यूकैरियोटिक के अंदर मैंने तुम बता दिया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल इस कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस था एंड जितनी भी बातें बोली वो सारी इंपॉर्टेंट थी। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट अपन आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या बातें याद रखनी है। देखो ये रहा मेरी एक प्रोकैरियोटिक सेल, क्या है ये, मैंने एक बैक्टीरिया बनाने की कोशिश की है, ठीक है। इसकी मैं फ्लैजिला बना देती हूँ, रुको। ये मैंने एक बैक्टीरिया बनाने की कोशिश की है। तो बैक्टीरिया में जो जो बातें याद रखनी है वो ये है। पहला तुम लोग याद रखोगे, शुरुआत कर रहे हैं हम सेल वॉल से। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है ये तुम्हें पता होना चाहिए। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ये किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा ये रही सेल वॉल, ये रहा, ठीक है। दूसरी चीज जस्ट जो इसके अंदर होगी वो क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कलर चेंज कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, ये लो, ये बना लेते हैं हम, ये रही हमारी नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ लिख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको अपन बायोलीमा भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा लीमा भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो तुम्हारी इच्छा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके पास भी होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकेला ऐसा कवरिंग है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, दैट इज वाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम यूनिवर्सल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, ठीक है। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज ऑल्सो सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर। चलो आगे आओ। अब चलते हैं अपन थोड़ा अंदर की तरफ चल लेते हैं। इनके पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो बस पहले अपन इनका ऐसे साइटोप्लाज्म बना लेते हैं। ये लो, तो थर्ड पार्ट जो है वो हमने क्या बनाया, साइटोप्लाज्म। अब तुमको पता है साइटोप्लाज्म में तो कुछ ना कुछ उसके अंदर पड़ा हुआ होगा, तो सबसे पहले तो तुम जेनेटिक मटेरियल बना दो। ये लो, ये रहा इसका पड़ा हुआ एक साइड जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल। तुम्हें पता है जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में भी क्या होता है, डीएनए। इतनी बात क्लियर है। अब आओ ये इस कलर से, इनके पास एक अकेला ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो इनके पास भी है, वो है राइबोसोम, जो कि तुम्हें कौन सा वाला याद करना है, 70S राइबोसोम। राइबोसोम करता क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जितनी इंपॉर्टेंट बातें बेटा वही चल रही है, तो सारी नोट कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ इस कलर से। नेक्स्ट बात तुम याद रखोगे, इनके साइटोप्लाज्म में
जैसे इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, पर कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, तो इनके पास ना ऐसे कुछ के पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स कुछ भी नहीं है इनके अंदर ना, फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट। ठीक है, ये हो गई नेक्स्ट बात। आ जाओ आप थोड़ा बाहर चलते हैं, अपन ने बहुत सारी मेन बातें कर ली, अब आओ बाहर। देखो भाई बैक्टीरिया है तो यार मूव वूव तो करेगा ना, चलना फिरना तो इसको भी है। तो इनके पास दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं चलने फिरने के लिए। कुछ के पास होते हैं फ्लैजिला, जो कि ऐसे ना लंबे लंबे से होते हैं, ऐसे वेव लाइक मोशन में चलते हैं। और कुछ के पास होते हैं ऐसे छोटे छोटे से सीलिया, लाइक दिस। सीलिया जनरली पूरी बॉडी को ही कवर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज सीलिया। तो चाहे फ्लैजिला हो चाहे सीलिया हो, दोनों हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। किस में हेल्प करते हैं दोनों? लोकोमोशन में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ एक और स्ट्रक्चर में। ये जो बैक्टीरिया है, देखो भाई इनको भी चलते चलते कहीं ना कहीं तो रुकने की इच्छा होगी इसे, कहीं ना कहीं तो इनका भी मन करेगा कि यार हम यहाँ रुक जाएं। तो इनके पास किसी चीज को पकड़ने के लिए, इनके पास किसी चीज को पकड़ने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक दिस। पूरी बॉडी पे बना लेते हैं, ऐसे होता है। ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्रियाई। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज फिम्ब्रियाई। तो ये अटैचमेंट के लिए होते हैं, दीज आर फॉर अटैचमेंट। रुको, ये शायद येलो कलर दिख नहीं रहा होगा, अपन चेंज कर देते हैं कलर को, जस्ट अ सेकेंड। फिम्ब्रियाई, और ये किसके लिए काम आ रहा है? अटैचमेंट के लिए। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर होता है पिलाय। पिलाय का काम होता है बेसिकली, ये लो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इन्हीं का ही एक्चुअली फिम्ब्रियाई जैसे ही कुछ निकले हुए रहते हैं, पिलाय। जनरली ये फिम्ब्रियाई और पिलाय इंटरचेंज करके यूज करते हैं, हालांकि हायर क्लासेस में अपन को पिलाय का भी काम पढ़ना पड़ता है, पर अभी नहीं पढ़ना अपन को। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई तुमको प्रोकैरियोटिक सेल की। अब कुछ बेसिक कैरेक्टर देख लो यूकैरियोटिक के। ठीक है, यूकैरियोटिक की अगर मैं बात करूं तो पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि न्यूक्लियस है। तो शुरुआत करते हैं बाहर से। पहला आता है अपना सेल वॉल। नहीं रुको, सेल वॉल का मेरे पास अलग पेज है, जस्ट अ सेकेंड। पहला है सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल प्लांट्स में होती है, प्लांट्स में होती है और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ये बात याद रखनी है अपन को। और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? इन्हें मूव करना है, तुम्हें चलना है फिरना है ना, तुम्हें दौड़ना है। अब अगर तुम्हारे बाहर सीमेंट की एक लेयर लगा दे तो क्या तुम चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। तो एनिमल को यार चलना है, दे वांट टू मूव, दे वांट टू हैव द फीचर ऑफ लोकोमोशन, इसलिए इनके पास सेल वॉल नहीं होती। प्लांट ऑन द ऑपोजिट एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास सेल वॉल है, तो सेल वॉल एक ही जगह खड़े खड़े प्रोटेक्शन कर देती है। ये मेन डिफरेंस है, क्यों सेल वॉल होती है, क्यों सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट, और सेल वॉल कैसी होती है तो तुम लोग याद रखेंगे, सेल वॉल परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, आवाजाही करने देती है छोटी मोटी चीजों की। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे, सेल वॉल डेड होती है, मरी हुई लेयर होती है। ठीक है, और आउटर मोस्ट होती है प्लांट्स में, डेड है और आउटर मोस्ट है, यानी कि भाई मरी हुई है और बाहर है। देखो ऐसे इमेजिन कर लो तुम लोग कि देखो अपन ने ना एक तरीके से बाहर की तरफ बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक, तो बेटर होगा ना कि हम मरे हुए बैरियर को बाहर लगा दें। क्यों अपनी जिंदा प्रजा को अपन बाहर रखें, है ना, सबसे बेस्ट होता है जो सबसे मरे हुए हैं उन्हीं को बाहर रख दो। तो प्लांट ने भी वही किया, मरा हुआ लेयर बाहर लगा दिया, उसके जस्ट नीचे जिंदा लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सो दिस इज डेड एंड आउटर मोस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट तुम लोग याद रखोगे सेल वॉल के लिए किसके फंक्शंस क्या होते हैं, सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं। तो बेसिक फंक्शन याद रखना है, पहला तो प्रोटेक्शन का होता है, मेन तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन का होता है। ये इनको शेप एंड एक प्रॉपर साइज प्रोवाइड कर देता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, फिर एक और बात जो याद रखने की है वो ये है, जैसे कि ये एक सेल वॉल है एक सेल की, ठीक है, ये दूसरी सेल वॉल है दूसरे सेल की। ठीक है, तो इनके बीच में एक कॉमन लेयर आती है जिसे हम बोलते हैं मिडिल लेमिला। बस इतना याद कर लो, दिस इज सफिशिएंट फॉर सेल वॉल। चलो आओ, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। अब आओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक नाम नहीं है, कुछ बहुत सारे नाम है, जैसे कि बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसको, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। बहुत सारे लोग इसी को ही प्लाज्मा लीमा भी बोलते हैं। तो भाई समझ लो तुम, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। एक के 4 नाम है, जैसे नहीं होते कुछ लोगों के नाम तो मेन मार्केट में कुछ और है, घर में चिंटू मिंटू बोलते रहते हैं लोग, ठीक है। सिमिलरली इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, बायो मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, प्लाज्मा लीमा भी है। तो तुम्हें नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात जो आप याद रखेंगे वो ये है, प्लांट में होता है, मतलब होता तो सब में ही, दिस इज यूनिवर्सल, ठीक। बट प्लांट के अंदर जैसे ये सेल वॉल है ना, उसके नीचे प्रेजेंट है, ये उसके नीचे ये रही इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। एनिमल में ऐसा नहीं है, एनिमल के पास सेल वॉल ही नहीं है। तो एनिमल के केस में उनका आउटर मोस्ट ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब कुछ फीचर देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपन लोग। पहला फीचर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पता होना चाहिए, दिस इज लिविंग, ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है, जिंदा मेम्ब्रेन है ना। तो अपन लोगों ने तो मतलब बाहर आर्मी में ही जिंदा मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल। दैट मीन्स जैसे ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो क्या सेल के अंदर जाएगा और क्या सेल से बाहर जाएगा, ये सेलेक्ट करती है, ठीक है। ये बात तुम्हें याद रखनी। फिर एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेल के आर पार चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन 3 तरीके के होते हैं, वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वन इज बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ रखी हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, है ना। तो जो भी ये लेक्चर लगाएं उससे पहले खुद चैप्टर पढ़ के आए, उसके बाद फटाफट सुने, ताकि क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें समझ आ जाएगा और तुम उसे ज्यादा अच्छे से समराइज कर पाओगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो देखो, पैसिव वर्ड का मतलब ये होता है, मतलब बिना किसी एनर्जी के अपने आप, गो विद द फ्लो, ऐसे याद रख लो। पैसिव इज गो विद द फ्लो। क्या होता है बेसिकली इसके अंदर, जैसे ये है, ये एक कोई सा भी बीकर है ना, बीकर के ये मैंने बीच में बाउंड्री बना दी, एक साइड कुछ चीज ज्यादा है, एक साइड कुछ चीज कम है, कोई जगह ले ली, एक साइड कोई चीज ज्यादा है, एक साइड कुछ चीज कम है। तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज जो है वो क्या है, हाई है, और यहाँ पे लो है। तो अगर तुम यहाँ से यहाँ चीज भेजोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कतई कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने आप मस्त। कोटा बराज याद है अपना, कोटा बराज हाँ यहाँ बना लो। कोटा बराज में क्या होता है, यहाँ इधर तो खूब सारा पानी भरा हुआ होता है ना, और यहाँ पे गेट्स होते हैं, फिर गेट्स खोलते ही धड़ाधड़ पानी यूं बहने लग जाता है। ऐसे होता है कोटा बराज में। क्यों होता है यार, क्योंकि पानी यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है, बस यही चीज है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप क्या करते हो, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनवा देते हो, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, एक जगह कुछ चीज हाई होना, एक जगह कुछ चीज कम होना, बस यूं, जहां से हाई है वहां से लो की तरफ वो चीज ऑटोमेटिक चल जाएगी। तो क्या तुम्हें इसमें कोई चवन्नी खर्च करनी पड़ेगी, कतई नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो पैसिव है ना, यहाँ पर पहली बात तो तुम याद रखना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ पे कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, ठीक है। इसमें पैसिव में 2 चीजें आती हैं, एक आता है हमारा, ये देखो इस कलर से लिखते हैं, एक आता है ऑस्मोसिस, ठीक है, और एक आता है डिफ्यूजन। ये दोनों चीजें आती हैं। तुम्हें पता है डिफ्यूजन का तो तुम केमिस्ट्री में कई जगह पे एग्जांपल भी पढ़ते हो। क्या होता है डिफ्यूजन के अंदर, अगरबत्ती लग, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में लिखी है। अगरबत्ती लग रही है, जलाओगे, थोड़ी देर में सब जगह खुशबू हो जाएगी। कोई डीओ छिड़केगा, अपने पे छिड़केगा और वो धीरे धीरे सब जगह खुशबू आएगी। कोई पिज्जा का बॉक्स खोलेगा, धीरे धीरे वो खुशबू सब में फैल जाएगी। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी डिफ्यूजन होता है। कैसे, एक जगह गैस ज्यादा है, एक जगह गैस कम है। सपोज एक जगह ऑक्सीजन ज्यादा है, एक जगह ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन हाई से लो मूव करेगी, तो अपनी बॉडी में भी डिफ्यूजन होता है, ठीक है। ये हो गई पहली बात। फिर आओ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वैसे तो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, बट फिर भी देख लो। सो ऑस्मोसिस के लिए आप याद रखो, जैसे ये है डिब्बा, है ना, इसमें बीच में मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन की खास बात क्या होती है, ये अपने अंदर से सिर्फ पानी को निकलने देती है।
तुमने पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में कि जब भी कोई सोल्यूशन बनता है तो वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। मतलब सॉल्वेंट एंड सोल्यूट तुम लोग को पता है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो लिक्विड पार्ट होता है जिसके अंदर कोई चीज तुम डिसॉल्व कर रहे हो, लिक्विड पार्ट, दैट इज सॉल्वेंट। और सोल्यूट क्या है? जिसको तुम डिसॉल्व कर रहे हो, जैसे कि शिकंजी। शिकंजी में पानी के अंदर तुम शक्कर मिक्स कर रहे हो, तो भाई पानी सॉल्वेंट है, क्योंकि तुम शिकंजी का जो शक्कर है वो पानी में डिसॉल्व करोगे, ठीक है। सो पानी विल बी सॉल्वेंट। एंड सॉल्यूट क्या है? शक्कर, जिसको तुम डिसॉल्व कर रहे हो, किस में? पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, यानी कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो। तो जनरली अपन मान के चल रहे हैं भाई ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर वही सेम अंडा लगाया, यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया, इधर भी मैंने कुछ डाला, ठीक है। ये अब मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन में डाला। मैंने कॉन्सेंट्रेशन मानी कि मैं यहाँ पे पानी यानी कि सॉल्वेंट मैंने यहाँ पे हाई रखा, ठीक है, और सॉल्यूट मैंने यहाँ पे लो रखा। तो ये लो सॉल्यूट के कुछ ही पार्टिकल है, ठीक है, ये सॉल्यूट। इधर की साइड मैंने ऑपोजिट कर दिया, यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट लो कर दिया और सॉल्यूट ज्यादा हाई कर दिया, ठीक है। जैसे कि ये सॉल्यूट के खूब सारे पार्टिकल हो गए, ये लो बहुत सारे, ये लो खूब सारे बना दिए मैंने। तो अब तुमको पता है पानी को लेके ग्रेडियंट बना हुआ है। पानी यानी कि सॉल्वेंट यहाँ पे हाई है, यहाँ पे कम है। और अगर सॉल्यूट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो सॉल्यूट यहाँ पे लो है, सॉल्यूट यहाँ पे हाई है, ठीक है। तो दो बातें याद रख लो, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार सॉल्यूट सॉल्वेंट के चक्कर में भी आंसर गलत आता है। ध्यान से सुनना। अगर आप ऑस्मोसिस सॉल्वेंट के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हो तो तुम हमेशा बोलोगे कि सॉल्वेंट मूव कर रहा है फ्रॉम हाई टू लो। समझ आई? फ्रॉम हाई टू लो। अगर तुम सॉल्यूट के कॉन्टेक्स्ट में बताना चाह रहे हो तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि सॉल्वेंट मूव कर रहा है जहां पे सॉल्यूट लो है से कहां पे? जहां पे सॉल्यूट ज्यादा है। जहां पे गाड़ी चाशनी बनी हुई है उस साइड मूव करेगा पानी। समझ आ गया? जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होगा उस साइड मूव करेगा पानी। तो याद रखना क्वेश्चन जो भी आए, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर सॉल्वेंट और सॉल्यूट ही थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है। तो तुम याद रखोगे सॉल्वेंट कहां से मूव कर रहा है? जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, उधर की साइड जाएगा। और अगर तुम सॉल्यूट के कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहते हो तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा जहां पे सॉल्यूट कम है वहां से मूव कर रहा है सॉल्वेंट किस तरफ? जहां पे सॉल्यूट ज्यादा है। तो दोनों बातें जो मैंने बोली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुके हैं। चलो नेक्स्ट आओ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे कुछ नहीं है एक्टिव। इसमें आप उल्टा कर देते हो, किसी चीज को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ धक्के मारते हो। कोई चीज कम है फिर उसको जबरंगी धक्का मार मार के आप उसको हाई की तरफ पहुंचाते हो। तो ऐसा करने के लिए तुमको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, यानी कि तुम्हें एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। बस ठीक है, आ जाओ बल्क पे। बल्क इंपॉर्टेंट है, इसमें दो नाम इंपॉर्टेंट है। बल्क के अंदर मतलब कोई चीज, मतलब समझो बल्क में कोई चीज खूब सारे अमाउंट में जा रही है, बल्क में जा रही है ना। सो इट इज ऑफ टू टाइप। सेल के अंदर जा रही है तो एंडोसाइटोसिस, अगर सेल के बाहर निकल रही है तो एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एंडो वर्ड का मतलब भी होता है अंदर, एक्सो वर्ड का मतलब भी होता है बाहर, ठीक है। तो सेल के अंदर अंदर आ रही है तो एंडोसाइटोसिस, सेल के अगर बाहर जा रही है तो एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में भी तुम दो वर्ड का मतलब याद रख लेना। एक होता है, कहाँ लिखूं, ये लिख लेते हैं। एक होता है फेगोसाइटोसिस, जिसमें कुछ चीज खाना लिया जाता है, फूड पार्टिकल अंदर लिया जाता है, दैट इज फेगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस इज द वन जहां पे कुछ पीने वीने की चीजें ली जाती हैं। तो अगर सेल कुछ चीज को ड्रिंक कर रही है तो पिनोसाइटोसिस, अगर सेल कुछ चीज को खा रही है तो फेगोसाइटोसिस। ये टर्म्स याद रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलो भाई ये कंप्लीट हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आ जाओ ऑर्गेनेल्स पे। सारे ऑर्गेनेल्स के इंपॉर्टेंट काम पता होने चाहिए। पहला ऑर्गेनेल की अपन कैटेगरी बना लेते हैं। ऑर्गेनेल भाई तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक वो जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, एक वो जिनमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती। भाई बोलने का मतलब इतना है, एक में सिंगल मेम्ब्रेन है, एक में डबल मेम्ब्रेन है और इस बेचारे में तो मेम्ब्रेन ही नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सिंगल के अंदर पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये दो टाइप का है, आरईआर एंड एसईआर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखेंगे, इस पे राइबोसोम होगा, ठीक है, इस पे राइबोसोम होगा। इधर राइबोसोम
नहीं होगा, स्मूथ पे नहीं होगा। जो RER है, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और ये जो स्मूथ है, ये क्या करते हैं, बेसिकली लिपिड एंड स्टीरॉइड बनाते हैं, लिपिड एंड स्टीरॉइड सिंथेसिस करते हैं। इतनी बात पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात पता होनी चाहिए कि ये जो SER है, ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी इन्वॉल्व रहता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब समझते हो? मेम्ब्रेन कौन सी है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। सो बेसिकली नॉट ओनली दिस, RER भी इन्वॉल्व रहता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में RER एंड SER दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी एक फंक्शन है। प्लस SER का एक और फंक्शन होता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी इन्वॉल्व रहता है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कोई कचरा वचरा अगर तुम खा लिए हो, है ना, सो तुम्हारा लिवर जो है उस कचरे को निकालने की कोशिश करेगा। सो वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत जरूरी काम है, ठीक है। चलो, ये हो गया ER। अब आते हैं अपन सेकंड पे। सेकंड आता है गोल्गी बॉडी। पहली बात याद रखनी है, गोल्गी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है पैकेजिंग। वन इज पैकेजिंग एंड फिर सीक्रीशन। भाई पहले चीज़ों को पैक करता है, जो भी तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है उसको पैक करता है ये, ठीक है। और एक और बात याद रख लेना कि ये जो स्पर्म के आगे का एक्रोजोम होता है ना, इसको भी बनाने का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी। ये दो बातें याद रखनी जरूरी है, ठीक है। फिर आ जाओ, एक और नेक्स्ट होता है, दैट इज लाइजोसोम। लाइजोसोम को तो तुमको याद रखना है, इसके अंदर होते हैं बहुत खतरनाक एंजाइम भरे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइटिक वर्ड जहां भी बायो में आ जाए इसका मतलब तोड़ने का काम है। सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम चीजों को तोड़ते हैं, तो इसका काम याद रखना। पहली बात तो कि ये सुसाइडल बैग कहलाता है। सुसाइडल बैग का मतलब होता है जब भी सेल को ऐसा लगता है कि अब जीने के लिए कुछ बचा नहीं, तो सेल खुद ही अपने लाइजोसोम को बर्स्ट कर लेते हैं और लाइजोसोम के एंजाइम ना पूरी सेल में से तितर बितर फैल जाते हैं और अपने ही सेल के पार्ट्स को तोड़ने लग जाते हैं। मतलब एक तरीके से ज़ॉम्बीज हैं, जबरदस्ती अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे, ठीक है। सो लाइजोसोम का एक काम ये याद रखना है, प्लस तुम्हें ये भी याद रखना है कि इनको हम बेसिकली एक और काम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे सेल है, सेल में कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं जो ओल्ड हो जाते हैं, है ना, ये क्या हो गए, सेल ऑर्गेनल ओल्ड हो गए। प्लस कुछ डेड भी हो जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं, कुछ पुराने हो गए, कुछ मर गए। तो इनको भी खत्म करना जरूरी है, क्योंकि यार भाई सेल क्यों करेगा इनको सपोर्ट, भाई खत्म हो गए, मर गए, जाओ तुम, ठीक। सो लाइजोसोम ऐसे ओल्ड एंड डेड सेल ऑर्गेनल्स को भी पकड़ पकड़ के खत्म कर देता है। ये बातें याद रखनी है, ठीक है। फिर आओ तुम अपने डबल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनल पे। डबल के अंदर दो ही बातें याद रखनी है। वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो भाई एक ही काम याद रखना है, दिस इज पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका मतलब है ये ATP बनाता है सेल के लिए। काम बता रही हूँ, ज़्यादा अपन को जाना नहीं है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक क्लोरोप्लास्ट की बात याद रखना तुम लोग। क्लोरोप्लास्ट जो है बेसिकली ये भी वही डबल मेम्ब्रेन है। इंपॉर्टेंट ये है, प्लांट्स के अंदर होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है ज़्यादातर लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात याद रखेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। यही एक वजह है जिसके कारण प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें पिगमेंट होता है जिसको हम प्यार से बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। ये सारी काम की बातें हो गई इन दोनों के बारे में। चलो आगे चलते हैं। आगे अपन आ जाते हैं एक बार नॉन मेम्ब्रेनियस पे। नॉन मेम्ब्रेनियस में एक तो आता है राइबोसोम, जिसका अपन टाइप एंड काम दोनों ही पढ़ चुके हैं। टाइप अपन ने पढ़ लिया था, एक होता है 70S, एक होता है 80S। काम अपन ने पढ़ लिया था कि इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। आगे आ जाओ, एक और देख लो, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल पहली बात तो प्लांट में नहीं होता, एनिमल में होता है और सेल डिवीजन में काम आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, अपन को कोई मतलब नहीं, बस खत्म। क्विक रिवीजन हो गया पूरे चैप्टर का। आओ अब थोड़े क्वेश्चन लगा लिए जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में तुम्हें पता है कि भाई बहुत सारी सेल्स हैं, सो देयर विल बी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है काम का डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रॉपरली ढंग से जमे हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं मुंह उठा के कोई भी कुछ करने लग जाता है। आज लेबर का मन नहीं कर रहा
तो लिवर कहेगा मैं तो आज ब्रेन का काम करूँगा, ऐसा नहीं होता। हमारी सेल में सब कुछ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन वेयर द लेवल्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में करना है, तो बड़े से छोटे के लेवल पे चलेंगे। चलो पहले देखते हैं क्या क्या बातें करना चाह रहा है वो। डीएनए, क्रोमोसोम, सेल, न्यूक्लियस, टिश्यू, पहला लाइन पढ़ लो तुम तो, ठीक है। तो मैं समझ आ गया कि ये थोड़ा सा हायर लेवल पे बात कर रहा है। तो भाई सबसे पहले तो क्या आती है, टिश्यू आती है। डिसेंडिंग में जाना है ना, तो सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज आती हैं। फिर उन ग्रुप ऑफ सेल्स में एक होती है सेल। सेल के अंदर, अच्छा नेक्स्ट बात ये क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस। तो ये रही सेल, सेल के अंदर नेक्स्ट पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए। ये लो हमारी आ गई सीक्वेंस। आ जाओ एक बार ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। शुरुआत इसकी तो डीएनए से हो रही, हटा दो ऐसे ऑप्शन को, जिसकी शुरुआत ही डीएनए से उसको वहीं चित्त करो। सेकंड इज टिश्यू, ये लो यहाँ मैच हो गया। टिश्यू से सेल मैच हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। ये लो आपका सेकंड आंसर आ चुका। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बच्चों इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं ऐसे पेपर में, तो तुम्हें बस बेसिक पढ़ के उसे थोड़ा सा अच्छे से करने आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट गिवन बिलो विच करेक्टली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जो अभी हम पढ़ कर आए हैं तो हमें आता है, ठीक है। क्या बोल रहा है पहला वो, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट सोल्यूशन। देखो बकवास कर दी इसने, ये बोल रहा है चाशनी, अरे मेरे को चाशनी हिंदी में लिखना नहीं आता, रुको रुको रुको, लो इंग्लिश में लिखते हैं। चाशनी से डाइल्यूटेड की तरफ भेज रही है, मैंने तुम्हें बताया था जहां चाशनी बनेगी वहां की तरफ पानी जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे आओ, पैसेज ऑफ सोल्यूट फ्रॉम वीक सोल्यूशन टू स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। भारी शब्दों का प्रयोग है, पर तुम ध्यान से देखो, पैसेज ऑफ सोल्यूट, मैंने तुम्हें बोला हमेशा सॉल्वेंट मूव करता है, तो तुम इसको पढ़ो ही मत आगे। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, पैसिव ट्रांसपोर्ट, चलो बात जच रही है क्योंकि ऑस्मोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होता है। ऑफ अ सॉल्वेंट, यहाँ तक बात सही है, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ, ध्यान से सुनना, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, एकदम सही, करेक्ट, टू अ रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। यही तो हमने पढ़ा था कि हमेशा पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे सॉल्यूट कम होगा वहां से किस तरफ, जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होगा। तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये लो। सो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ अगर तुम पढ़ोगे भी तो तुम्हें हंसी आ जाएगी, एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट, ये कह रहा है एटीपी यूज होती है, इसको तो बिल्कुल बड़ा वाला क्रॉस मारो, बिल्कुल ही गलत है। कभी भी एटीपी यूज हो ही नहीं सकते ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में, ठीक है। इजी क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखो तो वही बात बोली जो मैंने ध्यान देने को कहा था कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट which among the following is not a function attributed to endoplasmic reticulum। इनमें से कौन सा फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता है। आगे देखो, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग, ये तो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई ईआर ऐसा काम करता है, तो ये तो इसका काम है। आगे देखो, डाइजेशन और इजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल आउटसाइड द सेल, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पंचायतियां क्यों करेगा, डाइजेशन के लिए तो तुम्हारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, इजेशन के लिए किडनी है, और सेल अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही संभाल लेती है, पर्सनल वाला जो है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। आगे देखो, मैन्युफैक्चर ऑफ फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल, तो हमें पता है फैट एसईआर बनाता है, लिपिड भी एसईआर बनाता है, और ये काम भी इसका होता है, सही बात है। आगे देखो, मेम्ब्रेन, बायोजेनेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, या तुम इसे बोल सकते हो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, दोनों ही बिल्कुल सही बातें हैं, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो क्वेश्चन में उसने बोला है इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो 2 है, जो कि गलत है, ईआर का फीचर नहीं है। सो हियर 2 विल बी द आंसर, सेकंड या बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड है। अब ध्यान से सुनना, एक एक पहले काम सुनेंगे। पहला ऑप्शन उसने दे रखा है गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस, तो ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसका मेन काम है
पैकेजिंग एंड सीक्रेशन, ये चीज़ों को पहले पैक करता है और उसके बाद उसे सीक्रेट कर देता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है वेस्ट डिस्पोजल से, ठीक है। नेक्स्ट इधर दे रखा है क्रोमोसोम, तो भाई क्रोमोसोम का क्या काम होता है, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, क्या है, ये लो, इसके पास डीएनए होता है, इट हैव डीएनए लाइक दिस, ठीक है, इसके पास क्या है, डीएनए, तो इसका कोई लेना देना नहीं है वेस्ट डिस्पोजल से, क्यों, क्योंकि ये तो क्या कैरी कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये तो भाई अपने जीन्स वीन्स संभाल के बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इसको भी हटा दो, ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट आओ लाइजोसोम्स, तो अगर लाइजोसोम्स के बारे में तुमको याद हो तो मैंने शुरुआत में ही बताया था, लाइजोसोम एक तो सेल के अंदर के जितने भी ओल्ड एंड डेड सेल ऑर्गेनल होते हैं, ओल्ड प्लस डेड सेल ऑर्गेनल्स, इनको पकड़ पकड़ के खा जाता है, खा जाता है का मतलब है उन्हें पकड़ पकड़ के अपने अंदर लेके तोड़ देता है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और जहाँ पे भी लाइटिक वर्ड आ जाए मतलब यहाँ पे कुछ चीज को तोड़ा जाएगा, ठीक है। सो ये काम इसका है, प्लस इसका एक और काम क्या था मैंने तुम्हें बताया था, वन मोर फंक्शन इज इट एक्ट एज अ सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग का मतलब क्या होता है, जब सेल निराश हो जाती है, हताश हो जाती है, उसको लगता है अब मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा, आई एम कम्प्लीटली मतलब अबव दिस वर्ल्ड, तो सेल खुद ही के ही लाइजोसोम को तोड़ तोड़ के अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज कर देती है अपने साइटोप्लाज्म में, और उसी का ही साइटोप्लाज्म के अंदर का जो एंजाइम्स है ना, अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को डैमेज कर देता है और सेल मर जाती है। क्योंकि ये आत्महत्या जैसा ही कुछ सीन है इसलिए इसका नाम सुसाइडल बैग रख दिया, ठीक है। चलो आगे देखो, तो ये सही आंसर है वैसे तो, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, क्योंकि भाई देखो वेस्ट नहीं है, ओल्ड एंड डेड सेल ऑर्गेनल्स आर लाइक वेस्ट, ठीक है, तो इनका ही अपन ने डिस्पोज किया है, तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हम लाइजोसोम को बोल सकते हैं, ठीक है, तो लाइजोसोम करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखो राइबोसोम भी देख ही लो, राइबोसोम, राइबोसोम इज रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस, चाहे ये वापस याद रख लो, ये अकेला ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में भी है, दोनों में ही अपना बढ़िया प्रस्तुति दे रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। बस एक बात कतई मत भूल जाना, प्रोकैरियोटिक सेल में 70s है, यूकैरियोटिक सेल में 80s है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement about cell organelles and their function is correct, यानी कि इसने कुछ जोड़े बना दिए, आपको बताना है कौन सा सेल ऑर्गेनल और उसका फंक्शन बिल्कुल सही दे रखा है। चलो पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर एसोसिएटेड विद एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये तो बिल्कुल ही इसने एकदम ना मतलब पाप ही कर दिया ये स्टेटमेंट लिख के, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तुम्हें पता है क्योंकि तुम रेस्पिरेशन पढ़ चुके हो, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एनारोबिक कौन सा होता है, वो जिसके अंदर ग्लूकोज इनकम्प्लीटली टूटती है, और अगर यीस्ट में हो रहा है तो क्या बनाती है, इथेनॉल बनाती है, प्लस 2 CO2 बना देती है और 2 ATP बना देती है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर यही ग्लूकोज हमारी मसल्स के अंदर टूटने लग जाता है, यानी कि ह्यूमन मसल के अंदर अगर ऐसा कुछ होने लग जाता है ना, ग्लूकोज का दिक्कत, तो फिर हमारे पास, ध्यान से सुनना, हमारे पास बनता है लैक्टिक एसिड एंड 2 ATP, तो ये तो वो खेल है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस में कहीं से कहीं तक ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का कोई यूज नहीं है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ही एसोसिएटेड है ऑक्सीजन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई काम नहीं होता, ठीक है। वेयरएज अगर हम एरोबिक की बात करें तो एरोबिक के केस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो एक पहला रिएक्शन करती है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि कहाँ पे होता है भाई, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या बनता है, पायरुविक एसिड, या अपन इसे प्यार से पायरुवेट भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पायरुवेट। उसके बाद लास्ट जो स्टेप आती है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होती है, ये रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होती है उसका नाम होता है केकड़ा साइकिल, यानी कि क्रैप साइकिल, ठीक है। और इसके चलते जो बनता है वो हमें क्या मिलता है, 6 मॉलिक्यूल CO2 के
6 मॉलिक्यूल वाटर के और 38 मॉलिक्यूल एटीपी के। तुम एटीपी कंपेयर कर लो, वहाँ पे तुम्हें एंटायर प्रोसेस के बाद तुम्हें सिर्फ 2 एटीपी मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 38 एटीपी मिल रहे हैं। सो दिस इज एरोबिक एंड दैट इज एनारोबिक। अब बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, माइटोकॉन्ड्रिया का कोई एसोसिएशन नहीं होता एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो इसने बहुत ही बकवास बात कर दी। कैसे? ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से निकला ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऐसे ना मुंह पे यूं ऐसे खूब सारे राइबोसोम आके चिपक जाते हैं सरफेस पे। अगर ऐसे राइबोसोम चिपके हुए सरफेस पे होते हैं तो इसे हम बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये इनकी जिम्मेदारी है कि प्रोटीन को सिंथेसिस करना। तुमको पता है जहाँ जहाँ राइबोसोम जाएगा वहाँ वहाँ वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। दूसरे ऐसे होते हैं जिनमें सरफेस पे कोई राइबोसोम नहीं होता, लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं SER। ये काम करते हैं लिपिड एंड एक और लिख लो स्टीरॉइड, इनके सिंथेसिस में, लिपिड एंड स्टीरॉइड सिंथेसिस में काम करते हैं हमारे प्यारे SER। तो ऑप्शन तो कह रहा है कि SER प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो गया। सो इसको भी कैंसिल करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है लाइसोसोम आर इम्पॉर्टेंट इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो भाई लाइसोसोम का कोई लेना देना नहीं होता मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस से। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये ER का ही फंक्शन है, ठीक है, ये ER ही करता है, इसमें लाइसोसोम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, गोल्गी बॉडीज आर इन्वॉल्व्ड इन पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल। यही हम पढ़ रहे हैं कि गोल्गी बॉडी का काम ही होता है चीज़ों को पैकेजिंग करना एंड उसके बाद चीज़ों का सीक्रीशन करना। तो इंस्टेड ऑफ सीक्रीशन इसने वर्ड क्या यूज़ कर दिया? डिस्पैचिंग। इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। सीक्रीशन का मतलब है बाहर सीक्रीट कर दिया, डिस्पैचिंग का मतलब है मतलब थोड़ा अपन ने भेज दिया, बात तो बराबर ही है। सो यस, गोल्गी बॉडी का ये फंक्शन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। अभी तक का जितना भी कंटेंट हमने पढ़ा है वो सारा का सारा कंटेंट वो ही है जो अपन ने क्विकली रिवाइज किया था। तो सेल के अंदर से बहुत ही बेसिक फंक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रियल इक्विवेलेंट कंपोनेंट इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल इज। वो बोल रहा है कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के बराबर कोई है दमदार? तो देखो, पहली बात तो भाई प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, तो इनके पास तो सेल ऑर्गेनल्स कतई नहीं होंगे। दे डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनल्स, नहीं होते इनके पास। पर इनके पास एक ही सेल ऑर्गेनल है जो कि कौन है? राइबोसोम, वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। बट एक बहुत मज़ेदार बात इनके अंदर क्या होती है, जैसे ये इनकी सेल वॉल है, ये तो इनकी सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे इनकी ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कुछ जगहों पे ऐसे कुछ ना मस्त से प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे, इन मस्त से प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं मीजोसोम्स। दीज आर कॉल्ड एज मीजोसोम्स। सो ये मीजोसोम्स एकदम एकदम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं, ठीक है। सो या आप कह सकते हो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम कर लेती है कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे भी वो मॉडिफाइड है ऐसे, ठीक है। इन्वेजन्स हैं ये मीजोसोम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम कर लेते हैं। सो वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज, और यू कैन से इट वर्क्स सिमिलरली टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो ठीक है, ये हो गया। तो राइबोसोम ऐसा कोई काम नहीं करता, राइबोसोम का काम तो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसको कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आओ, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड तो बैक्टीरिया में होगा ही नहीं भाई। थाइलाकॉइड क्या होता है? थाइलाकॉइड क्लोरोप्लास्ट का पार्ट होता है, तो वो क्या करेगा वहाँ पे? उसका तो क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, थाइलाकॉइड क्या करेगा? क्या होता है एक बार मैं बता देती हूँ। ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऐसे ग्राना, और ये ग्राना जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से खूब सारे, ठीक है। इनका ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, ये दिस इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। तो जब ये पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगा तो थाइलाकॉइड क्या करेगा? सो दिस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट आओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन ने देख लिया। सेल वॉल के अंदर ऐसा कोई प्रोजेक्शन नहीं होता,
बैक्टीरिया में, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a rod oh sorry I'm so sorry when a red blood cell was placed in 3 different solution, the following morphological observations were made under a microscope। ये कहना चाह रहा है कि इसने कोई रेड ब्लड सेल ली, जिस भी बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसको 3 अलग अलग टाइप के सोल्यूशन में डाला और उसने ये कुछ डिफरेंसेस देखे उसकी रेड ब्लड सेल में। क्या क्या देखे वो देखो तुम। जब उसने आरबीसी को सोल्यूशन 1 में डाला तो उसने देखा कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, जैसी आरबीसी डाली थी वैसी ही आरबीसी निकली, यानी कि इसको अपन करते भी जाते हैं, रुको। ये रहा अपना सोल्यूशन 1, दिस इज आर सोल्यूशन 1। ये इसने आरबीसी डाली, ये लो, और ये बहुत देर बाद भी एज इट इज निकली, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। नेक्स्ट है सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 2 है, उसमें उसने नोटिस किया कि आरबीसी को जब कुछ देर तक रखा तो स्वॉलन एंड हीमोलाइज्ड, स्वेल हो गई और फिर थोड़ी देर बाद तो फट भी गई। देखो क्या हुआ होगा। ये रहा हमारा सोल्यूशन 2। इसमें आरबीसी उसने रखी ऐसी थी, थोड़ी देर बाद ऐसे ना मोटी होकर ऐसे ना, फिर थोड़ी देर बाद और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ऐसे एक जगह से ऐसे निकल के एकदम ना बर्स्ट हो गई। तो ये इसी को हम बोलते हैं हीमोलाइज्ड, मतलब सेल, आरबीसी की सेल फट गई, ठीक है। तो पहले तो मोटी हुई और फिर फट गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो सोल्यूशन 3 में श्रंकन एंड क्रीनेटेड। तीसरे सोल्यूशन में क्या हुआ, जब इन भैया ने आरबीसी रखी, तो जब रखी थी तो ऐसी थी, थोड़ी देर बाद वो और पिचक गई और बिल्कुल ही पिचक के क्या हो गया उसका, तो बेचारी का मतलब ना, समझो तुम, सारा का सारा ही साइटोप्लाज्म बाहर निकल गया। आगे क्या बोल रहा है वो, The above 3 solution can be classified। आप बताओगे अब कि ये तीनों सोल्यूशन किस प्रकार के सोल्यूशन हैं जिन्होंने ऐसी मतलब बेचारी सेलों की ऐसी हरकतें कर दी। देखो अपन को पता है 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, वी नो इट वेरी वेल। 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं। एक सोल्यूशन होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और तीसरा सोल्यूशन होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। 3 सोल्यूशंस होते हैं, आइसो, हाइपो, हाइपर, ठीक है। पहला सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। क्यों, ध्यान से सुनना। सेल को तुमने उस सोल्यूशन में डाला, ना सेल में कोई डिफरेंस आया थोड़ी देर बाद, ना उसके थोड़ी देर बाद कोई डिफरेंस आया। तो जब सेल में कोई डिफरेंस ही नहीं आया, यानी कि बाहर का मामला इज इक्वल टू अंदर का मामला। जितना बाहर जो कंटेंट जिस रेशो में है, एज इट इज सेम रेशो में ही तुम्हारी सेल के अंदर भी है। दैट इज वाई ना तो यहाँ से यहाँ कुछ गया, ना यहाँ से यहाँ कुछ गया, कुछ भी नहीं गया। ऐसा टाइप का सोल्यूशन कहलाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। कोई लेनी देनी नहीं हो रही यहाँ पे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज दे आर इन इक्विलिब्रियम। ना तुम्हें मुझसे चाहिए, ना मुझे तुमको कुछ देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सॉल्वेंट अत्यधिक होता है बाहर, हाई सॉल्वेंट, और अंदर की तरफ सॉल्वेंट होता है कम कंपैरेटिवली। इसके चलते सॉल्वेंट को बहुत ही प्यार आ जाता है सेल पे और वो भर भर के अंदर घुसना शुरू कर देता है। तुमको पता है, पता प्यार व्यार तो कुछ नहीं आता, ग्रेडियंट बन गया है। यहाँ पे हाई ग्रेडियंट हो गया, यहाँ पे लो हो गया, एंड चीज हमेशा हाई टू लो मूव करेगी। तो भर भर के सॉल्वेंट अंदर आता जाएगा, अंदर आता जाएगा, अंदर आता जाएगा। तो पहले तो सेल ऐसे मोटी होना शुरू होगी, मोटी होना शुरू होगी, मतलब मोटी होती जाएगी। एक टाइम आएगा जब वो इतनी मोटी हो जाएगी, उसके अंदर इतना कंटेंट भर जाएगा कि वो बर्स्ट हो जाएगी। सो ऐसा टाइप का सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। फिर आता है एक तीसरे प्रकार का सोल्यूशन हाइपरटोनिक। इसमें क्या होता है, सेल के अंदर कंपैरेटिवली सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, और कंपैरेटिवली जो ये अपन ने सोल्यूशन बनाया ना, इसमें सॉल्वेंट कम है, फिर ग्रेडियंट बन गया। अब सेल के अंदर हाई है, सोल्यूशन के अंदर लो है, तो उल्टा होने लग गया, हाई टू लो। अब सेल में से निकलने लग गया खूब सारा। जैसे ही सेल में से खूब सारा कंटेंट बाहर निकलना शुरू करता है, पहले तो सेल थोड़ी थोड़ी पिचकना शुरू हो जाती, पिचकना शुरू हो जाती और पिचकती, इतनी पिचक जाती है एक टाइम बाद कि बिल्कुल मतलब समझ लो कुछ बचता ही नहीं है, प्रोटोप्लाज्म ही खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। तो सेल अल्टीमेटली इट विल डाई। सो ये वाला जो सोल्यूशन है इसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तीनों सोल्यूशन की जानकारी हमने ले ली, इसके साथ हमें पता भी चल गया पहला आइसोटोनिक है, दूसरा हाइपोटोनिक है और तीसरा हाइपरटोनिक है। बस ले लेते हैं अब अपन। देखो पहला ऑप्शन है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये लो अपना आंसर ही आ गया, ठीक है। तो बाकी 3 पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि बाकी 2 में पहले तो हाइपोटोनिक है, ये गलत हो गया। फिर डी वाले में आइसोटोनिक हो गया, पर देखो तुम अपना यहाँ पर
सेकंड वाला हाइपर है, सॉरी हाइपो है, यहाँ पे इसने हाइपर लिख दिया, तो अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा 1। ठीक है। तो अगर आज का लेक्चर आपको समझ आया देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।